Hello everyone, welcome back to Biology Expert. This is the second video of sexual reproduction in flowering plant. In the first video, I have already explained about the parts of a flower, and in this video, I will cover about the pre-fertilization structures and event. Mainly in this video, I will cover the stamen, like the structure of stamen, what constitutes the stamen, and what events happen in a stamen to make the pollen grains, right? So सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब प्लांट के ऊपर एक्चुअल फ्लावर दिखता है तो ये जो डिसीजन है प्लांट बहुत देर पहले ही ले चुका होता है, राइट? बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं एक प्लांट में, राइट? टू बी वेरी पर्टिकुलर इन अ फ्लावर, ताकि वो अपनी डिफ्रेंशिएशन और फर्दर डेवलपमेंट कर सके एक फ्लावर लेके आने के लिए। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो स्टेमन होता है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। दिस इज़ द क्विक रिमाइंडर दैट दिस इज़ द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, राइट? अब जो स्टेमन होता है, स्टेमन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं? एक हम बोलेंगे कि स्टेमन के क्या पार्ट्स हैं और माइक्रोस्कोपिकली इसमें क्या होता है, ठीक है? जो स्टेमन है इसमें पहले तो एक लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक, दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंट। और जो इसका टर्मिनल एंड होता है दैट इज़ अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जिसको हम एंथर बोलते हैं। बाइलोब्ड का मतलब क्या है? मीन्स इसकी दो लोब्स होंगी, राइट? जिसको हम बोलेंगे एंथर। And one more thing that I want to say to you guys, biology is all about the diagrams. Okay? Try to make the diagrams as much as possible so that it will be easier for you to convey the message to the examiners, right? And it will easy for you to guys to remember the terminologies and all. Okay? So try to make the diagrams as much as possible. तो स्टैमिन मिलके बनता है फिलामेंट और एंथर से। फिलामेंट एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है एंड द एंथर इज़ द टर्मिनल एंड। और जो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड होगा वो एक पार्ट से अटैच होगा जिसको हम थैलेमस बोलते हैं, और या फिर ये जो अटैच होगा पेटल्स के, राइट? दो अटैचमेंट्स हो गई, या तो ये थैलेमस से अटैच होगा या फिर पेटल्स के साथ। पहला तो ये पार्ट्स वाला कंसेप्ट हो गया। एंड देन सेकंड कंसेप्ट कि ये जो स्टेमन्स का नंबर है एंड साइज़ है ये हर एक फ्लावर में वेरी करेगा। अगर आप कोई 10 फ्लावर्स की स्टेमन्स को देखोगे तो उनका साइज़ हर एक का डिफरेंट होगा। ओके? अब हम इसकी डीप स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हमने बोला कि ये जो एंथर है, एंथर इज़ बाइलोब्ड, राइट? अगर ये मैंने साइड से बनाया है इसका व्यू। अगर मैं इसको ऐसे काट दूँ तो मुझे ऊपर से क्या दिखेगा? मुझे ऊपर से कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी। ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनली रन कर रही है। ये पूरा एंथर का होगा। ये मैंने ऊपर का सेक्शन देख रही हूँ उसका। पहला पॉइंट, ये बाइलोब्ड तो है ही। क्या है ये? बाइलोब्ड। क्यों है बाइलोब्ड? क्योंकि इसमें दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, दो लोब्स होती हैं, और हर एक लोब में क्या होते हैं? अब ये दो लोब्स में होंगे थीका, मतलब हर एक लोब में होंगे दो थीका। ओके?
अब ये जो थीका है इनको एक ग्रूव सेपरेट करेगी जो ये एंथर के अलोंग चलेगी। समझ में आ गया? क्योंकि इसकी दो थीका हैं तो उसको हम बोलेंगे डाइथिकस। अब एक बात, टिपिकल एंजियोस्पर्म इज़ बाइलोब्ड, क्योंकि पूरा एंजियोस्पर्म का ये जो एंथर है ये इसकी दो लोब्स होती हैं तो इसको हम बोलते हैं बाइलोब्ड। लेकिन हर एक लोब में दो थीका होते हैं तो एक लोब को हम बोलेंगे डाइथिकस, राइट। तो इसका मतलब एंथर इज़ बाइलोब्ड एंड डाइथिकस, ओके। एंड जो एंथर है इट इज़ द फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर्स, okay, and it consists of four microsporangia. Four microsporangia means जो कॉर्नर्स पे लोकेटेड रहेंगे, टू इन ईच लोब। जैसे थीका एक लोब में दो होते हैं ऐसे ही माइक्रोस्पोरेंजिया एक लोब में दो होंगे। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया ही एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो फर्दर पॉलन सैक्स बनाएगी। जो पॉलन सैक्स हैं उनमें पॉलन्स बनेंगे, राइट। अब फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और इसमें जो है MCQ भी आते हैं, राइट। तो अब हम डिटेल स्ट्रक्चर अब पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया में। देखिए पहले हम क्या होता है कि जब हम कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं पहले हम उसका बाहर का पढ़ेंगे कि बाहर में कौन कौन से पार्ट्स हैं, फिर हम माइक्रोस्कोपिकली जाते जाते हमें जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है कि पॉलन है वो जो है मेल गमीट बनाता है, जो उसने फीमेल गमीट के साथ फ्यूज़ करके जायगोट बनाना है, एंड फर्दर ऑन, राइट। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया हम पढ़ेंगे थर्ड कंसेप्ट में। एंड अगर हम ऊपर वाले पोर्शन में से MCQ पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक एंथर में कितनी लोब्स होती हैं, एक एंथर में कितने थीका होते हैं। अगर पूछे कि एक एंथर में कितने थीका होते हैं, एक पूरे एंथर में 4 थीका होते हैं लेकिन एक लोब में 2 थीका होते हैं, राइट। तो ऐसे जो है आपको इसका ध्यान रखना है कि कौन सा कैसे होगा। ओके, टिपिक स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर हम ट्रांसफर सेक्शन की बात करें तो जो एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया होगा मीन्स उसकी जो अपीयरेंस है नियरली सर्कुलर होगी, राइट। हम यहाँ पे पॉइंट्स बना लेंगे कि पहले तो बात कि ये जो सर्कुलर होगा, ओके, एंड इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय द 4 वॉल लेयर्स। कितनी लेयर्स होंगी? 4 लेयर्स, 4 लेयर्स। उन लेयर्स के नाम क्या होंगे? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, एंड टेप्टम। फोर्थ इज टेप्टम। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है जनरली कि इनके फंक्शंस क्या हैं। जो बाहर वाली 3 लेयर्स हैं, अब ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि ये बाहर से अंदर की तरफ है, ओके। दिस इज़ द आउटर मोस्ट, राइट, आउटर मोस्ट लेयर, एंड दिस इज़ द इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। जो बाहर की 3 वॉल्स हैं, these walls perform the function of protection and these helps in descent of anther to release the pollen, right। इसका मतलब जो ये बाहर वाली लेयर्स हैं, 3 लेयर्स को मैंने यहाँ पे मार्क किया है, इनके 2 फंक्शंस हो गए।
कौन कौन से फंक्शंस हो गए? पहला है प्रोटेक्शन एंड द सेकंड वन इज हेल्प इन डेhiscence ऑफ एंथर. अब डेhiscence का मीन्स क्या है कि जब ये एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगी तो पॉलन ग्रेन्स ने किसी तरह बाहर भी तो निकल रहा है ना, तो जो उसका टूटना वगैरह है उसके लिए कौन हेल्पफुल होता है? ये 3 लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर, राइट. हेल्प इन डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन ग्रेन्स. राइट. अब जो एक अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है टेपेटम का. टेपेटम एक तो इनर मोस्ट लेयर है एंड द सेकंड वन, इसका फंक्शन क्या होगा? ये नरिश करती है. किसको नरिश करती है? जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स हैं, जो पॉलन ग्रेन्स एंथर के अंदर डेवलप कर रहे हैं, उनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? ये टेपेटम लेयर नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स. ओके. और एक और फीचर जो आपको टेपेटम लेयर का याद रखना है कि ये जो टेपेटम लेयर के सेल्स होंगे ये इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा. ओके. और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे जनरली, राइट. तो ये तो होगी लेयर्स की बात. दिस इज़ ऑल अबाउट द लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया. ओके. 4 layers, epidermis, endothelium, middle layer and tapetum. From outermost layer is the epidermis, innermost layer is the tapetum, and the epidermis performs the epidermis, endothelium and middle layer. These layers perform the function of protection and these are helped in dehiscence of anther to release the pollen grains, and tapetum functions as the nourishment factory to develop the pollen grains, right. अब जो ये तो हो गया हमारा थर्ड पॉइंट. ये हम जो पॉइंट्स बना रहे हैं ये हम कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट बना रहे हैं ताकि आपके लिए इजी हो हर एक चीज़ को रिमेंबर करना, राइट. जब एंथर यंग होता है, ओके, तो इसमें मीन्स के जो माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं. सपोज कि ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है. अब एंथर एक यंग स्टेट पे है. जो माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में होमोजीनस सेल्स होंगे. होमोजीनस का मतलब एक जैसे. उनको हम, क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं तो टिश्यू बनेगा, तो कौन सा टिश्यू बनेगा? स्पोरोजीनस टिश्यू. ये स्पोरोजीनस टिश्यू की लोकेशन क्या है? सेंटर ऑफ each microsporangia, right. अब इस जो स्पोरोजीनस टिश्यूज़ हैं इनका क्या सिग्निफिकेंस है? जब ये एंथर डेवलप करता है, ओके, जैसे धीरे धीरे एंथर डेवलप करना स्टार्ट करता है, जो स्पोरोजीनस टिश्यूज़ के सेल्स होंगे ये मियोटिक डिवीजन करेंगे. ओके. अगर मैं इसका एक सेल लूँ, एक सेल की बात करूँ, तो ये जो सेल है ये मियोटिक डिवीजन करेगा. मियोसिस में कितने एंड प्रोडक्ट कितने सेल्स बनते हैं? 4. ये रिडक्शनल डिवीजन होती है ना, तो ये तो इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स. तो ये टेट्राड बन जाएगा, राइट. तो ये जो पूरी प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड फ्रॉम द सेल्स ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ओके.
तो यहाँ पे हम जो है एक फिफ्थ कंसेप्ट जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का लिख लेंगे। कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स टेट्राड टेट्राड क्यों बोला है, क्योंकि 4 बने हैं। किससे बने हैं, सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा। ओके, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू गाइज, ट्राई टू मेक द डायग्राम्स एज मच एज पॉसिबल। सपोज कि अगर आपको 1 नंबर की डेफिनेशन आती है, डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो आप ये एक सिंपल सा डायग्राम बनाइए, इसको लेबल कीजिए। एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, द डायग्राम्स विदाउट लेबलिंग इज़ ऑफ नो यूज़। ओके, लेबल कीजिए डायग्राम को आप अपनी भाषा में जैसा भी समझा सकते हैं। अगर लेबलिंग प्रॉपर होगी तभी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हमने क्या बनाया है। ओके, आप ये डायग्राम बनाइए एंड देन इसकी डेफिनेशन लिखिए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड फ्रॉम द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये जो है ये एक सेल बनाया है ना, क्योंकि स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल ही माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के कैपेबल है। ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज पोटेंशियल सेल। ओके, पोटेंशियल पोलन, और या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ओके, और हम इससे एक और डेफिनेशन बना सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल through the process of meiosis is called microsporogenesis. Okay, क्या हम लिख सकते हैं कि ये जो है, या तो हम इसको पोटेंशियल पोलन बोल लें, या फिर हम इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल लें, या फिर हम इसको सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू, क्योंकि जो स्पोरोजीनस टिश्यू का पोटेंशियल सेल होगा, मींस कि जिसमें ही कैपेसिटी होगी मियोसिस करने की, वही सेल टेट्राड बनाएगा, तो उसको हम पोटेंशियल पोलन माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू बोलेंगे। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस जो टेट्राड बनाएगा, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो मियोसिस, ये हो गए माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो इसकी 2 डेफिनेशंस आ गई, राइट। माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब जैसे ही एंथर मैच्योर होगा, ओके, डिहाइड्रेट होगा, ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। पहले तो ये टेट्राड की फॉर्म में कलेक्टिवली पड़े हैं, ये बाद में यही जो सेल्स हैं ये पॉलन ग्रेन्स में डेवलप कर जाएंगे। ओके, अब हमने क्या पढ़ा अभी तक हमने जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया में सर्कुलर इसकी आउटलाइन होती है, 4 लेयर्स होती हैं। आपके एनसीईआरटी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम दिया हुआ, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली वन, एक्चुअली देर आर 2 डायग्राम्स। ओके, एक तो डायग्राम है
ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेच्योर एंथर, एंड जो दूसरा डायग्राम है माइक्रोस्पोरेंजियस की लेयर्स का। तो वो जो डायग्राम्स हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मैं अभी आपको एक क्विक रिवीजन के तौर पे वो बता देती हूँ कि उनको बनाना कैसे है। क्योंकि हमने पढ़ा कि ट्रांसफर सेक्शन में हमें जो है 2 लोब्स दिखती हैं। ओके, तो हम यहाँ पे इसी को एक आउटलाइन में बनाएंगे, राइट, लाइक दिस। ओके, तो इसमें क्या होंगे, ये 2 लोब्स बना दी, इसमें बना दिया हमने थीका। ओके, हमने यही पढ़ा ना कि हर एक एंड पे स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लेयर्स बनाएंगे, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, देन मिडल लेयर, देन टेप्टम। ओके, तो इसका हम अगर बनाएंगे, सेल्स के तौर पे बनाना है हमने, ऐसे ऐसे सेल्स बना देने हैं इसके। एपिडर्मिस हो गया, देन एंडोथीसियम, एंड जो मिडल लेयर है, मिडल लेयर की हमने 2 लेयर्स बना देनी है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, ये जो हो गया मिडल लेयर हो गया। ओके, तो इसके अंदर हमने बना देने हैं टेप्टम। टेप्टम के ऐसे ऐसे सेल्स बनेंगे। ओके, ये जो हैं इसके अंदर होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ओके, क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू के, ये स्पोरोजिनस टिश्यू के ही जो हैं सेल्स हैं वही माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, राइट। तो ये जो हैं डायग्राम्स आपने एनसीईआरटी से लर्न कर लेने हैं। अगर लेयर्स का क्वेश्चन आएगा, आपने लेयर्स के बारे में बताना है, एंड इसका डायग्राम कंपल्सरी है, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, तो अब हमने पढ़ना है, अब हमने फाइनली कहाँ तक पढ़ लिया, पॉलन ग्रेन्स तक, कि माइक्रोस्पोर टेट्राड्स के डेवलप करके पॉलन ग्रेन्स बन गए हैं। अब पॉलन ग्रेन्स क्या हैं, इनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा शेप है, ये बेसिकली हैं क्या, तो वो हम पढ़ेंगे अब। ओके, सबसे पहले तो ये कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं, दिस इज़ द मेल गमीटोफाइट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेल गमीटोफाइट क्या है। मेल गमीटोफाइट हम किसको बोलेंगे, हम बोलेंगे पॉलन ग्रेन्स को। ओके, तो आपने कभी देखा होगा कि प्लांट्स को, फ्लावर्स को आप जब टच करते हो तो एक हल्का पाउडरी सा कुछ जो है आपके फिंगर्स पे लग जाता है, तो दैट इज़ द पॉलन ग्रेन्स। ओके, अब कई फ्लावर्स को जैसे पानी में डालोगे तो पानी के ऊपर वो कुछ तैरने लगते हैं दाने दाने से, बारीक बारीक से, तो दोज आर द पॉलन ग्रेन्स। अब जो पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स ऐसा नहीं है कि सब फ्लावर्स के एक ही तरह के होते हैं, दीज आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, शेप्स, कलर्स, डिज़ाइंस, ओके, सीन ऑन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज। ओके, तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट साइज, shapes, right, according to the different species. अगर हम एक एवरेज की बात करें, pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometer in diameter. So this is just like the average of all. Okay, and very important question from the pollen grains is that
how many layers are of the pollen grains and what are the functions of these layers and diagram, right? सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे layers की. It has a prominent two-layered wall. कौन कौन सी? One is exine, one is intine. And the name itself differentiate which is the outermost and which is the inner wall. Exine is the outer layer, intine is the inner layer, right? Now first is the exine. Exine layer is made up of sporopollenin. Okay, किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन से. स्पोरोपोलेनिन क्या है? जो स्पोरोपोलेनिन है, it is the most resistant organic material known. Okay, ये जो है स्पोरोपोलेनिन, क्योंकि ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो ये हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली से विथस्टैंड करने की कैपेसिटी रखता है. विच मीन्स because of this sporopollenin, pollen grain can survive in high temperature and strong acid and alkali environment. Okay, no enzyme that degrades sporopollenin is so far known, right? So this is such an amazing property of the pollen grain due to the sporopollenin. Okay, and so that's why you should know what is sporopollenin. It is very important from the exam point of view. Okay, pollen grain exine has prominent aperture that is called as germ pore, where sporopollenin is absent. If I draw the picture, let us suppose this is pollen grain. This is the exine. We know that this is the outer layer, and where sporopollenin is present, and a point where sporopollenin is absent. Suppose at this point the sporopollenin is absent, that provides the germ pore, right? What is germ pore? Germ pore is the prominent aperture on the wall of pollen grain where sporopollenin is absent. Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. As we already studied that sporopollenin can withstand the high temperature and strong acid and alkali environment. Because of that, it can be preserved as fossil. Okay, and the exine exhibit a fascinating array of pattern and design, right? And what is the function of germ pore? This will come later on, by the way. And from the germ pore, the pollen tube germinates. So that we will study later on. Okay, so this is all about the exine, the outer layer. And come to intine. Intine is the inner wall. Okay, it is thin. As this is the discontinuous layer where sporopollenin is absent, and while the intine is the continuous layer made up of cellulose and pectin. Continuous layer made up of cellulose and pectin, right? This is all about the intine. And the cytoplasm of the pollen grain is surrounded by a plasma membrane. Okay, when the pollen grain is mature, it contains cells, two cells.
this is the next concept. When pollen grain starts to mature, it has two cells. One is vegetative cell and one is generative cell. Usually the generative cell is the vegetative cell is bigger. Cell is bigger and the generative cell is smaller. Okay, one is generative cell. This is the condition when pollen grain starts mature. When pollen grain is mature, it has two cells, vegetative cell and generative cell. Vegetative cell is bigger in size and has a abundant food reserve. Okay, and it contains the large irregularly shaped nucleus. If this is the vegetative cell, it has the large irregular shaped nucleus. Okay, and the generative cell is the small. Okay, and it appears like it floats in the cytoplasm of vegetative cell, right? And it is spindle shaped with dense cytoplasm and nucleus. Okay, and the another question that comes, that is, in over 60% of the angiosperms, pollen grain are shed at two cell stage, and in the remaining species, the generative cell divides mitotically to give rise to two male gametes before the pollen grains are shed. That is called as three cell stage. Okay, कई स्पीसीज में क्या होता है, जो सेल है यही दो सेल्स है ना, दो सेल स्टेज पे शेड हो जाता है. लेकिन कईयों में क्या होता है, जो जी जनरेटिव सेल है, दिस सेल डिवाइड्स माइटोटिकली और ये अपने दो मेल गेमीट बना देगा. तो इन टोटल कितने हो गए, 3. तो इसको हम बोलते हैं 3 सेल स्टेज. ओके, अब ये तो हो गया पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, पॉलन ग्रेन के लेयर्स के बारे में, उसमें कौन से सेल्स होते हैं, क्या होता है एंड ऑल. अब जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनमें कई स्पीसीज़ के पॉलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिसको जो वो स्वीयर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल डिजीज़ेस कॉज कर देते हैं, लाइक द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक एस्थमा, ब्रोंकाइटिस. ओके, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं पॉलन एलर्जी, राइट. तो ये आपको इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पॉलन एलर्जी से कौन कौन सी डिजीज़ेस हो सकती हैं. आपने बोलना है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं. यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये तो हमने सेल वाला पॉइंट पढ़ा ना, 2 सेल स्टेज एंड 3 सेल स्टेज. फिर हमने नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ा है पॉलन एलर्जी का. उससे नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम कि पॉलन जो हैं ये रिच इन न्यूट्रिएंट होते हैं. ओके, क्योंकि पॉलन्स जो हैं हमने बोला कि ये न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करते हैं, तो जो पॉलन टैबलेट्स भी आती हैं जो कि फूड सप्लीमेंट्स की तरह काम करती हैं. Large number of pollen products are available in the market in the form of tablets, syrups, right? Because it increases the performance of athletes and race horses. Okay, तो अब एक नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट आता है कि ये जो पॉलन्स हैं इनको हम कैसे प्रिजर्व रख सकते हैं. Pollen grains can be preserved in liquid nitrogen with temperature of -196 degree centigrade, right? तो इनको हम पॉलन बैंक्स में, जैसे सीड बैंक्स होते हैं, इनको हम पॉलन बैंक्स में स्टोर करके रख सकते हैं, राइट. लिक्विड नाइट्रोजन
at this temperature, right? So this is all about the male part, that is stamen, and what is the structure of pollen, right? What are the stages at which they shed? And in the next video I will going to explain about the pistil, okay, and that is the female part of a flower. So this is all about today, and please like, subscribe and share, and please let me know in the comment section which things I need to improve in my videos, right? Thank you all. See you in next video.